हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज हमारी कंट्री कोविड-19 के सेकेंड वेव से लड़ रही है और मैं भी उनमें से एक हूँ जिन्हें कोविड-19 इसी वेव में हुआ है। अभी मई का महीना चल रहा है और अभी मैंने कोविड-19 से रिकवर किया है, फाइट किया है और फाइनली मैं इससे बाहर निकल आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब कर रहे होगे अबाउट कोविड-19 बिकॉज आजकल सब यही देख रहे हैं। बट मुझे लगा कि क्योंकि मेरा इतना रीसेंट एक्सपीरियंस है तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि मेरी ये जो कोविड-19 की जर्नी थी ये कैसी थी, मुझे क्या सिम्टम्स आए, क्या फर्स्ट एड किट मैंने यूज़ किया, क्या होम रेमेडीज़ मैंने करी, आइसोलेशन कैसे मैनेज किया। सो बेसिकली ऐसी सारी चीज़ें जो हो सकता है किसी ना किसी को हेल्प करें। ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरे सिम्टम्स वाला पार्ट ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स कर रही थी इस टाइम पे, तो आप वो पार्ट स्किप कर सकते हैं और सीधा आगे का पार्ट देख सकते हैं। बट आई रियली होप इस वीडियो से किसी की मदद होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स की। मुझे फर्स्ट सिम्टम जिस दिन आया था उस दिन मुझे हल्का फीवरिश फील हो रहा था। टेम्परेचर रीडिंग मेरी 99.5 तक जा रही थी। बट बॉडी आपको एक साइन दे देती है कि आपकी बॉडी में एक फीवर जैसी आपको फीलिंग हो रही है। एक्सट्रीम वीकनेस हो रही थी मुझे उस दिन, मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रही थी। इसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने शाम को डॉक्टर से भी बात करी। डॉक्टर ने मुझे बोला थोड़ा सा लगे तो आप एक फीवर रिड्यूसर ले लेना, बट हो सकता है ये एक्सर्शन फीवर हो, तो इट्स ओके। मैंने फीवर रिड्यूसर नहीं लिया, रेस्ट किया, अपने आप को आइसोलेट किया और मैं अगले दिन बेटर फील कर रही थी तो मैं अगले दिन आइसोलेशन से बाहर आ गई। तो जो मेरा सेकेंड डे था वो नॉर्मल फैमिली के साथ निकला। थर्ड डे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो दिन भी मेरा फैमिली के साथ निकला। बट जो फोर्थ डे था उस दिन मेरा फीवर वापस आ गया। 99 से स्टार्ट होकर मेरा फीवर 100.4 तक जाने लग गया। तो उस दिन हमें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, बिकॉज कुछ भी करे बिना बाहर जाए, बिना कोई एक्सर्शन किए मुझे ये फीवर वापस आ गया और इस बार फीवर बढ़ रहा है। तो उस केस में हमने डॉक्टर से फिर से बात करी और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप हो सके तो एक टेस्ट करा लो, क्योंकि हो सकता है कि जो 4 दिन पहले आपको फीवरिश हुआ था वही आपका फर्स्ट सिम्टम हो अगर आपको कोविड-19 है। मैंने RT-PCR टेस्ट कराया था जो एक्चुअल कोविड का टेस्ट है और मेरी CT वैल्यू आई थी 11.5, जिसका मतलब है मेरी बॉडी में बहुत हाई वायरल लोड था और उससे भी ज़्यादा कि मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस थी। तो काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो गई थी कि इतना हाई वायरल लोड है एंड अलॉन्ग विद दैट अगर मैं इतनी इन्फेक्शियस थी तो इसके फैलने के चांसेस मेरी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो आइसोलेट तो मैंने अपने आप को फ्राइडे से ही कर लिया था, बट डॉक्टर ने तब मुझे समझाया कि जो आपका पहले सिम्टम आया था 4 दिन पहले वही आपका फर्स्ट सिम्टम था। अब सिम्टम्स के बारे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपको पहला सिम्टम आता है उसको डॉक्टर्स एक्चुअल में डे 0 मानते हैं, डे 1 नहीं माना जाता। एक अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से डॉक्टर्स टिपिकली जो आपको एंटीवायरल इस टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली इतने हाई वायरल लोड में, वो मुझे नहीं किया गया। मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी, एंटी एलर्जिक्स दी और कफ सिरप दिया ताकि मेरे को थोड़ा सा अगर कफ स्टार्ट हो जाए तो वो ईज हो जाए। तब तक मेरा नेज़ल कंजेशन भी काफ़ी हो चुका था। डे 5 पे भी मुझे फीवर रहा, बॉडी बिल्कुल ब्रेक कर रही थी। इतनी वीकनेस और इतना पेन था बॉडी में जो मैंने अपने लाइफ टाइम में किसी वायरल में एक्सपीरियंस नहीं किया। डे 6 पे मेरा बुखार उतर गया बट नेज़ल कंजेशन बढ़ गया था और साथ में फ्लेम वाली कफ शुरू हो गई थी। अब ये जो कफ थी ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कफ थी। ये गले की बजाय मुझे लग रहा था कि मेरे चेस्ट से कफ निकल रही है। और जिन लोगों को कोविड-19 का एक्सपीरियंस है वो ये बात जानते होंगे कि कोविड-19 की जो फ्लेम है, जो म्यूकस है, ये बहुत ही अलग तरह का फ्लेम है। ये जो फ्लेम है ये बहुत स्टिकी फ्लेम है, बिल्कुल जैसे ग्लू जैसा स्टिकी होता है और इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज यही फ्लेम जब आपके लंग्स में फैल जाता है तो ये आपके लंग्स को बिल्कुल कोलैप्स कर देता है। तो मेरे को जैसे जैसे फ्लेम बन रहा था लकीली मुझे खांसी शुरू हो गई थी। तो खांसी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है उस फ्लेम को हिलाने का ताकि आप उसे बाहर निकाल सको। तो मैं कफ करके और बारी बारी स्टीम लेके कोशिश करती थी कि मैं जितना फ्लेम हो सके वो बाहर निकालूं। 7th डे भी मेरा ठीक गया, मुझे बुखार वापस नहीं आया बट मैं बहुत ज़्यादा बॉडी पेन में थी और मुझे डॉक्टर ने बोला था क्योंकि आपको कफ हो रहा है तो आप अपने गले को बहुत आराम दो। ये एक टाइम होता है जहाँ आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली सब आपसे बात करते हैं, आपको स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इस टाइम पे बिल्कुल डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था आप किसी से बात नहीं करो क्योंकि गले को बहुत आराम देने की ज़रूरत है अगर आपको कफ हो रही है तो। 8th डे पे जब मैं होपफुल थी कि 3 दिन अगर फीवर नहीं आएगा तो बेटर है क्योंकि अब मैं सेकेंड फेज ऑफ कोविड में आ गई हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा फीवर शाम को वापस आ गया और उसके साथ आया एक टाइटनेस ऑफ चेस्ट। जब मैं सांस ले रही थी तो सांस लेते लेते मुझे चेस्ट में एक ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा था।
बट एट द सेम टाइम मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक था, वो 98-99 की रेंज में ही रह रहा था। एंड मैं अपना ऑक्सीजन और टेम्परेचर एवरी 3 आवर्स में चेक करके रिकॉर्ड कर रही थी अलॉन्ग विद हार्ट बीट। किसी किसी टाइम पे मेरी हार्ट बीट हाई जाती थी बट वो वापस बैक टू नॉर्मल आ जाती थी। तो थैंकफुली वो एक सिचुएशन हमारे पास नहीं आई। जब मेरा फीवर वापस आया हमने डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो मेरा डे 8 था, 5 दिन ऑफ मेरा एंटीबायोटिक कोर्स खत्म हो चुका था, तो हमारे पास कोई दवाई भी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि फीवर वापस आया तो इसका मतलब बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया है। डॉक्टर से जब बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि हमें इमीडिएटली अब आपको स्टेरॉइड्स पे डालना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्गर डोज ऑफ एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी और साथ में हम शुरू करेंगे नेबुलाइजेशन। इससे पहले मैं दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेती थी, जो गर्मी में लेना बहुत ही मुश्किल है, बट इतना ज़्यादा मैंने स्टीम लिया कि ऐसा लगता था मेरा फेस बर्न हो जाएगा। बट ऑब्वियसली बर्न को हटाते हुए काफ़ी क्लोजली अच्छी तरीके से मैं स्टीम ले रही थी। तो अगले दिन से स्टार्ट हो गए मेरे स्टेरॉइड्स और दिन में 3 बार नेबुलाइजेशन, जो शुरू हुआ डे 9 से। अब जैसे मैंने आपको बताया डे 10 तक का पीरियड बहुत क्रिटिकल है। अगर इस टाइम पे आपकी बॉडी संभाल लेती है तो आप सिवियरिटी से बच जाते हैं। तो डे 9 पे स्टेरॉइड शुरू होते ही और नेबुलाइजेशन शुरू होते ही मेरे को जो टाइटनेस ऑफ चेस्ट हो रहा था और एक ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा था, मुझे उसमें फ़र्क आना शुरू हो गया। मेरी बॉडी पेन में मुझे फ़र्क दिखना शुरू हो गया। मेरी कफ जो थी वो कम हो गई। तो एक मुझे ऐसा लगा कि नेचुरली जैसे मेरी लंग्स जो थी वो खुल गई थी। ये कोर्स मैंने पूरे 5 दिन किया और इन 5 दिन में मेरा फीवर रिटर्न नहीं हुआ। बाय द टाइम मेरी 5th डे आया और मेडिकेशन ख़त्म हुई, तब तक मेरे सिम्टम्स जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, विच आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट। एंड डॉक्टर ने भी बोला कि ये बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन है। तो इस तरीके से मेरे पूरे 14 दिन ख़त्म हो गए एंड थैंकफुली सिचुएशन को सही टाइम पे डॉक्टर्स ने कंट्रोल किया और मुझे सही मेडिकेशन दिया, जिसकी वजह से जो सेकेंड फेज़ ऑफ कोविड है वो मेरा कंट्रोल हो गया। इस पूरे दौरान में मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि आप सीटी स्कैन कराइए, बट डॉक्टर इस फेवर में नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर आपका ऑक्सीजन डिप नहीं हो रहा है और आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, जैसे जब आप चल रहे हो या आप बात कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल सांस ले पा रहे हो तो अभी आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सीटी स्कैन भी बहुत ही डेंजरस है। हर किसी को सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। हमने इस पूरी ड्यूरेशन में 2 बार मेरे कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराए। पहला ब्लड टेस्ट हुआ था डे 7 पे, जिसमें सब कुछ कवर हुआ था। CRP, IL-6, डी डाइमर, CBC, सेरम फेरिटिन, सब कुछ कवर हुआ और उसमें देखा गया कि मेरा CRP उस टाइम पे स्टेबल था, बहुत हाई नहीं था। डी डाइमर, IL-6 सब कुछ ठीक था। सिर्फ लिवर में थोड़ा सा फैटी लिवर हो रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बॉडी इतना ज़्यादा इस टाइम फाइट कर रही होती है कि डाइट वगैरह आप लिवर के ऊपर किसी ना किसी ऑर्गन पे असर पड़ता है, तो वो था। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी टेस्ट में घबराने की जरूरत नहीं है। हाउएवर गाइस, जब मैंने 14th डे पे अपना टेस्ट कराया तो मैंने 2 टेस्ट रिपीट कराए। एक RT-PCR रिपीट कराया जो अनफॉर्चुनेटली फिर से पॉजिटिव आया, बट मेरी CT वैल्यू बढ़ के 25.2 हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि घबराने की बात नहीं है, ये डेड वायरस भी होता है जो रिपोर्ट्स में आ सकता है, बट 14 डेज के बाद आप इन्फेक्शियस नहीं रहते हो और अब आप मास्क वगैरह लगा के अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हो, आप आइसोलेशन खत्म कर सकते हो। साथ ही मैंने ब्लड टेस्ट कराए, CRP और डी डाइमर कराया, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे मेरा CRP भी ठीक नहीं आया और मेरा डी डाइमर भी ठीक नहीं आया, जिसका एक साइन था कि हो सकता है ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है। जो आप इस टाइम पे देख भी रहे हैं कि काफ़ी लोगों को कोविड में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो रही हैं, और इसीलिए सेकेंड फेज़ ऑफ कोविड में जब डॉक्टर स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं तो वो साथ में कई बार आपकी सिचुएशन पे बेस्ड ब्लड थिनर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा इस वेरिएंट में हो रहा है। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अब आपको मुझे 15 दिन के ब्लड थिनर पे डालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं क्लॉटिंग हो रही है। तो करेंटली पोस्ट कोविड स्टेज में मैं सिर्फ अभी ब्लड थिनर्स पे हूँ। मैं डेली बेस पे रात को सोने से पहले एक ब्लड थिनर ले रही हूँ एज रिकमेंडेड बाय माय डॉक्टर, एंड अब 15 दिन के बाद मैं अपना एक बार CRP और डी डाइमर रिपीट कराऊंगी। तो गाइज, ये थी मेरी स्टोरी। मुझे आपको ये डिटेल में इसलिए बताना था क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। आपको ध्यान इस टाइम पे ये देना है, जो डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, कि इस वेव में कुछ भी अनयूजुअल आपकी बॉडी में हो रहा है तो वो एक सिम्टम हो सकता है। हो सकता है कि मैं 3 दिन पहले ही पता कर लेती कि मुझे कोविड था और पहले थोड़ा मेडिकेशन स्टार्ट कर लेती तो शायद मेरी रिकवरी और बेटर होती। इतना जो हम बीच में काफ़ी घबरा गए थे वो सब नहीं होता, बट मैंने वो अपना फर्स्ट सिम्टम डेफिनेटली मिस कर दिया इतना सब जानने के बाद भी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हल्का सा भी आपको कुछ लगे तो प्लीज़ RT-PCR टेस्ट कराइए। अब मैं आपको क्विकली बताती हूँ फर्स्ट एड किट जो मैं यूज़ करती थी। देखिए, सबसे पहले है थर्मामीटर। मैं एक डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रही थी
और एक ये मैनुअल थर्मामीटर यूज करती थी। दोनों में हार्डली पॉइंट्स का फर्क आता था, बट ये दोनों ही मैं लगा के अपना टेम्परेचर रीडिंग हर 3 घंटे बाद जरूर लेती थी। दूसरा है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर आपको ऑक्सीजन और पल्स बताता है, ये भी मैं हर 3-3 घंटे बाद टेम्परेचर के साथ ही लेती थी। ऑक्सीमीटर को आपको एक और तरीके से यूज करना है, दिन में 2 बार आपको एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करना है। जो भी आपका रूम है वहां पे आप वॉक करने से पहले अपना ऑक्सीजन, अपना टेम्परेचर ले लीजिए। उसके बाद 6 मिनट तक आप एक नॉर्मल पेस पे बस उस रूम में वॉक कीजिए, आपको फास्ट वॉक नहीं करना है। 6 मिनट होने के बाद आप वापस बैठिए और फिर से अपना ऑक्सीजन चेक कीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन ड्रॉप कर रहा है तो आपको डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है, और ड्रॉप का यहाँ से मतलब है 94 से कम हो रहा है। 5% ड्रॉप जो है वो नॉर्मल होता है, बट अगर आपका 94 से कम जा रहा है तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, या आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या आपका पल्स एकदम से बहुत बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा स्टीमर, दिन में 3 से 4 बार मैंने स्टीम लिया है। नेबुलाइजर जो मैंने सेकेंड फेज ऑफ कोविड में स्टार्ट किया, मैं दिन में 3 बार नेबुलाइजर लेती थी डॉक्टर की बताई हुई मेडिकेशन के अकॉर्डिंगली। देन आपके पास बीपी मशीन भी होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी इस टाइम पे हो जाती है, तो वो आप मॉनिटर कीजिए। इसके अलावा ये मिल्टन का फ्लास्क मैंने अपने पास रखा हुआ था, ये 1 लीटर की बॉटल है। कोविड-19 में आपको ये ध्यान बहुत रखने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ गर्म पानी पीना है। गर्म का यहाँ मतलब है चाय जितना गर्म, मैं उतना गर्म पानी पीती थी। साथ में मैंने 2 बॉटल्स नॉर्मल वाटर की भी रखी हुई थी, और मैं कोशिश करती थी कि मैं दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीऊँ। स्पेशली जब आपको फीवर आ रहा है तो उस टाइम पे आपको पानी पीना है। पानी भी आपके ब्लड को जाके थिन करने का काम करेगा, तो जो क्लॉटिंग हो रही होती है बॉडी में वो काफ़ी इस गर्म पानी से कंट्रोल हो जाती है। प्लस ये आपके गले को सूट करता है, और आप देखोगे गर्म पानी पीने की वजह से कॉन्स्टेंटली आप ये जो म्यूकस है इसको बाहर निकाल पाओगे, तो ये बहुत हेल्प करेगा। एंड लास्ट मेरे पास था बीटाडिन के गागल्स। तो गाइज मैं बीटाडिन के गागल करती थी। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा आप ये कैसे करते हो। तो बीटाडिन की जो बॉटल आती है गागल की, उसके ऊपर एक कैप दी होती है ग्रीन कलर की। उस कैप की क्वांटिटी में मैं बीटाडिन डालती थी, और उतनी ही क्वांटिटी में गर्म पानी का डालती थी, दोनों इक्वल क्वांटिटी, उसको मिक्स करती थी और उससे गागल करती थी। ये गागल आपको हर मील के बाद ज़रूर करना है, और अर्ली मॉर्निंग उठते ही करना है। आप अर्ली मॉर्निंग स्विच भी कर सकते हो, हल्दी नमक के पानी से भी गागल कर सकते हो, वो भी बहुत इफेक्टिव है। बट वैसे पोस्ट मील्स बीटाडिन गागल करना इज़ अ मस्ट। आपको अपना माउथ वॉश करना है और गागल करना है, क्योंकि खाने का कोई पार्टिकल आपके माउथ में नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं टेस्ट्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कोविड में 2 बार RT-PCR टेस्ट कराए, और मैंने 2 बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराए जो मुझे डॉक्टर ने लिख के दिए थे, और वो भी सेकेंड फेज में जाके मैंने ब्लड टेस्ट कराए, बिकॉज वहाँ पे आपकी क्रिटिकलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से CT स्कैन या फिर एक्सरे जो है वो लिखवा के वो टेस्ट भी टाइम पे करा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। तो दिन में 2 से 3 बार मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती थी। 10 से 15 मिनट मैं इसके ऊपर स्पेंड करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि हल्का टाइटनेस ऑफ चेस्ट था। बट गाइज जैसे ही मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी मुझे बहुत फ़र्क अपनी ब्रीदिंग में, अपनी टाइटनेस ऑफ चेस्ट में और एक हल्कापन फील होता था। तो सबसे ज़्यादा मैंने किया है आलोम विलोम। आपको ये वीडियोज़ बहुत ईजिली यूट्यूब पर मिल जाएंगे। प्राणायाम मैंने किया है। इसके अलावा एक जो हमिंग साउंड होता है, जब आप सांस अंदर लेते हो और फिर इस तरीके से साउंड निकालते हो, आप ओम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अलावा एक स्पायरोमीटर होता है जिसमें आप बॉल को ऊपर पुश करने की कोशिश करते हो ब्रीथ करके, या फिर आप बलून फुला सकते हो। मैं बलून अनफॉर्चुनेटली नहीं फुला पाती हूँ, बट बाकी की एक्सरसाइजेज मैं करती थी और इससे बहुत फ़र्क होता था। एंड मैं हमेशा जब लेटती थी, क्योंकि मुझे इतना बॉडी पेन और इतनी वीकनेस थी, तो मैंने काफ़ी टाइम सिर्फ लेटे हुए पोजीशन में ही स्पेंड किया है। तो मैं कोशिश करती थी मैं अपनी बैक पे बिल्कुल भी नहीं लेटूं, बिकॉज डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आपको बैक के ऊपर बिल्कुल नहीं लेटना है। आप पेट पे लेटो तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो आप साइड्स पे ही लेटो। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की, जो अलोंग विद ये मेडिकेशन वगैरह मैं इस टाइम पे करती थी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं हल्दी नमक का एक पेस्ट लेती थी। हल्दी और नमक को मिला के आपको बस स्पून से लेना है और उसके ऊपर हल्का सा गर्म पानी पी लेना है। तो हल्दी एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है उसमें, वो जाके म्यूकस को निकालने का काम करता है, और ये लेने के बाद ही मुझे कॉन्स्टेंटली एक म्यूकस निकलने की फीलिंग आना शुरू हो जाता था। सेकेंड चीज़ जो मैं लेती थी, मैं गर्म पानी में नींबू निचोड़ के दिन में 2 बार लेती थी। ये भी मुझे बहुत ही ईज़ करता था, मेरी चेस्ट को खोलता था, गले को काफ़ी सूद करता था। तो बिल्कुल चाय जितना गर्म पानी में नींबू डाल के मैं लेती थी।
तीसरी चीज़ थी जिंजर और हनी। तो 1 चम्मच हनी को गैस पे हल्का सा गर्म कर लिया ताकि वो बिल्कुल लिक्विड बन गया, उसी में जिंजर का जूस डाल दिया थोड़ा सा। उस मिक्सचर को थोड़ा वार्म ही मैं दिन में 2 बार लेती थी। अगेन ये कफ के लिए और सोर थ्रोट के लिए बहुत ही अच्छा रहता था। चौथा है काढ़ा। हम सब अलग अलग तरीके से काढ़ा बना के पीते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मैं बहुत ज़्यादा काढ़ा तो नहीं ले पाती थी, बट दिन में 1 बार काढ़ा ज़रूर लेती थी, जो अगेन बहुत रिलीफ देता था। द नेक्स्ट इज़ हल्दी वाला दूध। हर रात को मैं हल्दी वाला दूध पीती थी। इनफैक्ट अभी भी पोस्ट रिकवरी स्टेज में भी हमारा पूरा घर हल्दी वाला दूध रात को ज़रूर पी रहा है, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई करें, वो बहुत ही अच्छा आपकी बॉडी की रिकवरी में काम करता है। एंड लास्ट था एक पोटली। तो अजवैन और कपूर की एक पोटली बना के मम्मी ने मुझे दी हुई थी, जिसको मैं कॉन्स्टेंटली ब्रीथ करती थी, मतलब अपने नोज़ के पास रखती थी। तो उससे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटर हो जाता है। मैं आने वाले व्लॉग्स में किसी में ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी इसे यूज़ कर सकें। एंड गाइज लास्ट में अब बात करते हैं कि आइसोलेशन मैंने इस टाइम पे कैसे मैनेज किया। तो देखिए, शुरू के दिन तो थोड़ा सा आपको समझने में, चीज़ों को इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है। तो शुरू में तो जब मेरे रूम में खाना वगैरह आता था तो बाहर ही रख देते थे या दरवाजे पे मुझे दे देते थे। मैं भी मास्क पहनती थी और जो भी मुझे दे रहा है वो भी मास्क पहन के प्रॉपरली मुझे देते थे। बट देन फिर हमें मार्केट से सारा सामान वगैरह मिल गया, तो हमने सारी पेपर वाली चीज़ों पे शिफ्ट कर लिया। पेपर प्लेट्स, पेपर बोल्स, पेपर कप्स। तो वो ज़्यादा इजी रहता था क्योंकि उसमें फिर धोने का प्रॉब्लम नहीं होता था। इनिशियली 2-3 दिन मैंने कोशिश करी कि मैं अपने बर्तन खुद धोऊं, बट वही 2-3 दिन के बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि मैं खुद बर्तन धोने की हालत में ही नहीं थी। तो इसीलिए बेटर हुआ कि हमने इन चीज़ों पे स्विच कर लिया। तो जैसे ये लोग मुझे दे देते थे, मेरे रूम के बाहर एक टेबल रखा हुआ था, उस टेबल पे मेरा सामान रख देते थे, खाना, काढ़ा, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ पेपर वाले चीज़ में होती थी, डिस्पोजेबल में। तो वहाँ से मैं पिक कर लेती थी। अंदर खाने के बाद मैं एक डस्टबिन बैग में उसे बंद कर देती थी। हम सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कोविड का अगर कोई भी घर है तो वहाँ पे अलग से गार्बेज कलेक्शन होता है कोविड पेशेंट्स का। तो फिर वो जो बैग्स होते थे, जब वो कलेक्ट करने नेक्स्ट डे आते थे तो फिर मैं उनको दे देती थी। तो इस तरीके से सारी ये चीज़ें मैनेज हो गई। इसके अलावा मैं कोशिश करती थी कि अगर मुझे खांसी आ रही है तो मैं मास्क ज़रूर पहन के रखूँ, बिकॉज अगर मैं मास्क नहीं पहन रही हूँ और वो पार्टिकल्स जो हैं वो रूम में जा रहे हैं तो वो डिफरेंट चीज़ों पे स्प्रेड हो जाते हैं। और इस वायरस का जो लॉन्गेविटी है किसी सरफेस पे वो बहुत अलग अलग है, तो फिर वायरस का वहाँ रहने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हर 6 घंटे में अपना मास्क ज़रूर चेंज कीजिए। इसके अलावा मैंने वाइप्स और सैनिटाइज़र अपने रूम में रखा हुआ था, स्प्रे भी रखा हुआ था। तो जो कॉमन टच पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैं दरवाज़ा खोल के बाहर वॉशरूम में जाती थी, ऑल्दो वॉशरूम हमारे घर में सेपरेट है बट वो रूम के साथ अटैच नहीं था, बीच में एक लॉबी है, तो मुझे क्रॉस करके जाना पड़ता था और वो लॉबी कबीर सब लोग यूज़ करते हैं। तो मैं उन एरियाज़ को, कॉमन टच पॉइंट्स को वाइप कर देती थी और उसके बाद स्प्रे भी कर देती थी और फिर वापस अंदर आती थी। जहाँ तक मेरे कपड़ों की बात करें तो जो मैंने कपड़े पहने होते थे वो नेक्स्ट डे मैं धूप में टंगा देती थी। धूप में 1 दिन पूरा रहने के बाद मैं उनको एक बैग में डाल के बंद करके रख देती थी। और जब सारा ये पूरा रिकवरी हो गया उसके बाद हमने अच्छी तरीके से डिसइंफेक्टेंट और डिटर्जेंट्स यूज़ करके, जर्म क्लीनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने मशीन में इन कपड़ों को अच्छे से धो के धूप वूप लगा दिया है। एंड लास्ट में मैं बस आपको बोलना चाहूँगी वॉशरूम के बारे में, स्पेशली अगर आपके कॉमन वॉशरूम्स हैं तो ये वायरस जब आप फ्लश करते हो तो इसके पार्टिकल्स एकदम एयर में जो हैं वो निकल के आ जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना वॉशरूम यूज़ कर लो तो आप सीट को डाउन करके ही फ्लश करो। उस तरीके से वायरस जो है वो बाथरूम के जो हवा है वहाँ पे नहीं फैल रहा है। और कोशिश करो कि एग्जॉस्ट फैन हमेशा बाथरूम का ऑन ही रहे ताकि वो जो वायरस है जो थोड़ा बहुत निकला भी है वो वहाँ से निकल जाए। तो गाइस इस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज किया। आई नो आपका क्वेश्चन हो सकता है डाइट के बारे में, बट डाइट पे मैं एक सेपरेट वीडियो में आपसे बात करूंगी क्योंकि डाइट से रिलेटेड मेरी कुछ लर्निंग्स भी थी, कुछ गलतियां भी हुई और काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करी जो बाद में जाके हेल्प करी। तो वो मैं आपसे अलग से बात करूंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट ये जो कोविड की पूरी जर्नी थी ये काफ़ी लंबी ही थी गाइस। टोटल 19 दिन के बाद जाके मैंने अपने बेटे को हक किया, मैं सौरभ से मिली, मॉम से मिली। तो ये बहुत ही लंबी जर्नी है, बहुत मुश्किल जर्नी है, बट आप इस जर्नी को डेफिनेटली सबके सपोर्ट के साथ फाइट कर सकते हैं। तो स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये बहुत आसान होगा, स्ट्रांग रहना इतना आसान नहीं है जब आप सिर्फ यही सब सुन रहे हो, बट अपनी फैमिली के लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आई होप हम सब इससे जल्दी फाइट करें। एंड गाइज मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ करी इनमें से जितनी चीज़ों के लिंक्स मुझे मिलेंगे ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थर्मोमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स, नेबुलाइजर, एवरीथिंग, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।